अजय श्रीवास्तव, मकान मोबाइल नंबर 8104857064। रिकॉर्डिंग है तो संपर्क करें। और इसमें चल रहा है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीट के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें लक्ष्य गाइड से आगे चल रहा है विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आगे है रीट 3 ट्रैक है 12। और आगे है टॉपिक पुनः स्मरण, अधिगम के सिद्धांत, सिद्धांत प्रवर्तक और प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। प्रवर्तक हैं एडवर्ड ई थायरनडाइक, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रयोग इसका भूखी बिल्ली पर उद्दीपक मछली प्रतिक्रिया लीवर का दबाना। और फिर है दूसरा परंपरागत अनुकूलन या फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रवर्तक है आई पी पावलव, रूस का। और इसका प्रयोग था कि भूखे कुत्ते पर भी स्वाभाविक उद्दीपन भोजन अवस्था, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी प्रतिक्रिया केवल घंटी बजने पर ही लार का आना। और उसके बाद एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे बी एफ सिकनर, अमेरिका के। और प्रयोग था इनका भूखे कबूतरों एवं चूहों पर, पहले प्रतिक्रिया फिर पुनर्बलन। उसके बाद है अंतर्दर्शी सिद्धांत, सूज का सिद्धांत या फिर गेस्टॉल सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमर, जर्मनी। कॉफका एवं कोहलर। और प्रयोग है इसका सुल्तान चिंपांजी पर भी उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया और सूज द्वारा सीखना। उसके बाद है पुनर्वलन का सिद्धांत, विधायक सिद्धांत। और इसका प्रवर्तक थे क्लार्क एल हल, अमेरिका। और इसका प्रयोग था चूहे पर प्रतिक्रिया और आवश्यकता पूर्ति द्वारा सीखना। और फिर प्राकृतिक दशा सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत। और इसका प्रवर्तक था कोर्ट लेवल, जर्मनी। और इसका प्रयोग था जीवन स्थल के आधार पर अनुभवों का विश्लेषण। और उसके बाद है उद्देश्यवाद का सिद्धांत। और इसका प्रवर्तक था एडवर्ड टॉलमैन। और इसका प्रयोग था बंदर एवं चूहे पर सीखने के प्रतीकों के ज्ञान का द्वारा अधिगम। और फिर है स्थापन का सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक थे एडविन गुथरी। और इसका प्रयोग था बिल्ली पर। फिर है नेक्स्ट शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे आसुबेल। और नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत, ये है हैग, इसके प्रवर्तक थे हैगर्टी। और फिर अन्वेषण का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थे जेरोम एवं बोर्नर। और फिर सूचना प्रसाधन सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थे कार्ल रोजर्स। और फिर आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थे हर्जबर्ग मैस्लो। और इसके इनका प्रयोग था मानवीय आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके, पावलाव के प्रयोगों में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है। उत्तर है इसका संबद्ध अनुक्रिया। ऐसे अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उत्तर है थार्नडाइक। नेक्स्ट है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। उत्तर है संबद्ध प्रतिक्रिया। ऐसे अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है इसका कार्ल रोजर्स ने। ऐसे उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बंद स्थापित होना ही अधिगम है। ये कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है इसका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति भी स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही उद्दीपन है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है इसका संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न है पावलाव के संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा रूप सही है? इसमें ये सही है पहला, सी एस प्लस यू सी एस माइनस यू सी आर सी एस माइनस सी आर। और नेक्स्ट है प्रश्न कुर्ल लेविल द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। उत्तर है इसका क्षेत्र का सिद्धांत। नेक्स्ट है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन माने जाते हैं। उत्तर है इसका पावलाव। ऐसे अधिगम सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? इसमें ये चार दे रखे, सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोलहर, तीसरा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलाव, और चौथा क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत सिकनर। तो इसमें जो असंगत है वो है दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोलहर। ऐसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिकनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उत्तर है इसका कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। ऐसे इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसमें पहला तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मास्लो, और दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, तीसरा संबद्धवाद का सिद्धांत थार्नडाइक, और उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी जोड़े जो है सुमेलित हैं। देखिए अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय है? उत्तर है गेस्टालवादियों को। नेक्स्ट इनमें से ई एल थार्नडाइक का अधिगम का नियम है नहीं है जो? उत्तर है साहचर्य का नियम। नेक्स्ट है अधिगम
ने इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। मैक्स वर्दीमर हैं, कॉफका है और कोलहर है। और नेक्स्ट है प्रश्न कि अधिगम के पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? उत्तर है कार्ल ई एल हल। नेक्स्ट है हर्जबर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा है? उत्तर है इसका शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट प्रश्न है तत्परता का या फिर किसी भी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। थार्नडाइक से तत्परता के नियम के संबंध में ये वाक्य कहा है? उत्तर है एच एल भाटिया ने। जैसे थार्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं? उत्तर है इसका 8। नेक्स्ट शिक्षक के पास में अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यह कथन किसका था? उत्तर है स्टीफेंसन का। जैसे 3H का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? उत्तर है पेस्टोलॉजी द्वारा। और नेक्स्ट निम्न में से जो मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है? उत्तर है इसका आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। नेक्स्ट थार्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। निम्न में से कौन सा नियम इन मुख्य प्रमुख नियमों में सम्मिलित है? उत्तर है इसका आत्मीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है। ये कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? उत्तर है इसका संबंधित आश्चर्य परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट अधिगम की स्थापन्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? उत्तर है इसका एडविन गुथरी। नेक्स्ट अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अनेक प्रश्न थार्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है? उत्तर है इसका बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? उत्तर है कार्ल रोजर्स। जैसे अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें 4 हैं। एक तो अन्वेषण का सिद्धांत रेजोर्म हैस बुर्नर, दूसरा शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, और तीसरा प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत कोर्ट लेविल, और चौथा अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल। तो इसमें जो है युग्म सम्मिलित नहीं है, वो चौथा है कि अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एवं एक एल हल। नेक्स्ट अब तक सीखने अधिगम के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। और हल के प्रबल सिद्धांत के लिए ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये वैज्ञानिक थे आपके P.F. सिकनर। नेक्स्ट अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने और अधिगम के लिए उत्तरदायी है? उत्तर इसका क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम के किस नियम पर आधारित है? उत्तर है आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है इसका 5। नेक्स्ट मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में भी प्रेरक कितने होते हैं? उत्तर है इसका 18। जैसे थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है? उत्तर है इसका उक्त सभी हैं। एक तो प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। जैसे जब बालक किसी भी विषय के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसे में उस ज्ञान और उस परिस्थिति में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये कथन अधिगम स्थानांतरण के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है इसका सामान्यीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है इसका स्पीयरमैन। नेक्स्ट है गणित विषय का ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है। ये तथ्य अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है इसका समतात्विक सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न है थार्नडाइक द्वारा अपने प्रयोगों में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका मछली का। और नेक्स्ट है थार्नडाइक ने अधिगम के कितने प्रमुख नियम दिए हैं? उत्तर है इसका 3। नेक्स्ट है प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है? उत्तर है इसका थार्नडाइक से। और नेक्स्ट जब एक परिस्थिति से प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है? उत्तर है नकारात्मक स्थानांतरण। नशे अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? उत्तर है इसका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? उत्तर है इसका सिकनर। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है? उत्तर है सभी करती हैं, बुद्धि, समस्या का रचना और प्रत्यक्षीकरण। जैसे अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है इसका थार्नडाइक ने। जैसे स्थानांतरण एवं परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है, किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? उत्तर है इसका सोरेनसन। नेक्स्ट है कक्षा में सीखे गए जोड़ गुणा भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के हिसाब किताब से करता है। ये है उत्तर है इसका अधिगम स्थानांतरण। अब आता है नेक्स्ट
टॉपिक बालकों में चिंतन एवं अवधिगम। चिंतन हमारे ज्ञानात्मक व्यवहारों का वह पहलू है जिसमें कि हम आंतरिक रूप से विभिन्न प्रतीक आदि के रूप में भी वस्तुओं तथा घटनाओं का मानसिक चित्रण अथवा क्रियान्वयन करते हुए किसी न किसी समस्या का समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न करते हैं। और इस तरह से चिंतन एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण प्रतीकात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है जिसमें कि विभिन्न मानसिक बिंबों तथा प्रक्रियाओं बिंबों तथा प्रक्रिया है जो कि प्रतीकों का प्रयोग करते हुए समस्या विशेष का मानसिक समाधान किया जाता है। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो कि किसी भी समस्या के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत का तक चलती रहती है। दैनिक बोलचाल की भाषा में चिंतन का अर्थ सोचने, समझने, कल्पना करने और विचार विमर्श आदि के लिए से लिया जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक में चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और इसको ही सीखने, स्मरण, कल्पना आदि के अलग अलग कठिन चिंतन की प्रक्रिया किसी न किसी भी समस्या से प्रारंभ होती है और समस्या के हल के साथ ही समाप्त भी होता है। वह समस्या के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया है। फिर चिंतन की परिभाषाएं W.V. काल्सनिक के अनुसार ही चिंतन प्रयत्नों को फिर से संगठित करता है और रायबर्न के अनुसार चिंतन इच्छा शक्ति इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो कि किसी भी संतोषजनक और असंतोष के कारण भी आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर भी चलती है और वही उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जो कि इच्छा को संतुष्ट करती है। सिल्वरमैन के अनुसार ही चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो कि हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। चिंतन की विशेषताएं। चिंतन एक मानसिक क्रिया है और यह प्रत्यक्षीकरण एवं कल्पना की भांति एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति दोनों पर ही निर्भर होती है। चिंतन एक प्रकार का अमूर्त या फिर अप्रकट व्यवहार है और चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भी अनेक विकल्पों या उपायों पर विचार करता है एवं किसी भी का एक का प्रयोग कर अपनी समस्या का समाधान कर पाता है। यह एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो कि समस्या समाधान हेतु भी उद्दीपन तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के मध्य होती है और चिंतन एक कौशल है क्योंकि चिंतन हेतु तीन तत्वों अधिगम, क्रमबद्धता एवं पूर्व ज्ञान की विवेचना की विशेषता की आवश्यकता होती है। फिर चिंतन का विकास क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा भी होता है, अतः यह एक वाद विवाद भी है। चिंतन का स्वरूप। हम्फ्रे 1963 ने चिंतन पर अनेक मनोवैज्ञानिकों के विचारों का विश्लेषण करके चिंतन के स्वरूपों के बारे में निम्न तथ्य बताए थे। किसी भी मनुष्य द्वारा पशु के समक्ष ऐसी समस्या के आने पर चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है जिसका कि वह समाधान करना चाहता है। चिंतन के अंतर्गत इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को भी एक साथ ही संयोजित किया जाता है। चिंतन में गत अनुभूति और सम्मिलित होती है और चिंतन की प्रक्रिया में प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया होती है और चिंतन में व्यक्ति को असभ्य करना अभ्यास करना होता है और अभिप्रेरणा का भी चिंतन में विशेष महत्व है और चिंतन में व्यक्ति व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्य की ओर भी होता है। भाषा भी चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है और चिंतन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति मन में या फिर कभी कभी जोर से कुछ बोल करके भाषा का प्रयोग करता है और कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को एक प्रकार से आंतरिक संभाषण भी कहते हैं और प्रतिमाओं तथा प्रतीकों का भी चिंतन में काफी महत्व होता है। फिर चिंतन के प्रकार। जिम्बार्डो तथा रुक के अनुसार ही चिंतन का वर्गीकरण इस प्रकार है। श्वलीन चिंतन ऐसा चिंतन जिसमें कि व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, स्लीवन चिंतन कहलाता है। उदाहरण के लिए स्वप्न चित्र, अभिलाषक कल्पित चिंतन आदि। इस चिंतन की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यथार्थवादी चिंतन ऐसा चिंतन जिसका कि संबंध वास्तविकता से होता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है और इस चिंतन से व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। इस तरह के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी चिंतन को निम्न 3 भागों में बांटते हैं। एक तो सर्जनात्मक चिंतन, इस चिंतन को भी आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है और जिसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़ करके निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है और जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें जोड़ता नहीं है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। फिर दूसरा अभिसारी चिंतन में, यह चिंतन अभिनिगमनात्मक चिंतन की भी कहलाता है और इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर भी किसी भी सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। और तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी भी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों भी परख कर लेता है और सामान्यतः चिंतन के निम्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन
का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है और इस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं। और उदाहरण के लिए भी, जैसे जब कोई व्यक्ति बच्चे से मिलने पर उसे हमेशा कुछ चीज़ देता है, तो उससे मिलने पर बच्चे के मन में उस चीज़ का विचार आता है और वह दौड़ करके उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। कल्पनात्मक चिंतन में प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष का अभाव रहता है और उसका संबंध पूर्व अनुभवों पर भी आधारित भविष्य से होता है। और बालक में पुराने अनुभवों की प्रतिमाओं को भी मानस पटल पर लाने की क्षमता होती है और बालक स्मृति का आश्रय लेकर के भविष्य की बात सोच लेता है। प्रत्यात्मक प्रत्यात्मक चिंतन का संबंध भी पूर्व निर्मित प्रत्ययों से है और जिसकी की सहायता से भी भविष्य में किसी भी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है। और प्रत्ययों का निर्माण पदार्थों की साक्षात अनुभूति, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि से भी संभव होता है। तार्किक चिंतन को सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है और जिसका संबंध किसी भी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन कहा है। फिर चिंतन के साधन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया निम्न साधनों के माध्यम से तेजी से होती है। एक तो प्रतिबोधन, चिंतन की प्रक्रिया को प्रतिबोधन के माध्यम से भी उत्तेजना मिलती है। और उदाहरण के लिए, यदि कोई अध्यापक किसी भी बालक को किसी भी झगड़े ते हुए देखता है तो वह अपने अनुभवों से उनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकेगा और उनकी झगड़ने की आदत का सुधार भी कर सकेगा। प्रतिमा चिंतन का एक प्रमुख साधन है और व्यक्ति के पूर्वी अनुभव प्रतिमाओं के रूप में भी विद्यमान रहते हैं। प्रतिमाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनमें तथा प्रत्यक्ष में बहुत ही कम अंतर रहता है। और उदाहरण के लिए, यदि बालक घर में बैठा बैठा अपनी कक्षा के बारे में चिंतन करता है तो वह अध्यापक मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, सहपाठी आदि की एक अस्पष्ट मानसिक पुनरुत्पत्ति करता है जिसे प्रतिमा कहा जाता है। प्रत्यय में